नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं तथा नदी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। भाटी आश्रम का जो छोटा प्रश्न पत्र था, जो टेस्ट पेपर था, उसका ये क्वेश्चन है, वहां से ही लिया गया है, उन्हीं के द्वारा ये आंसर लिखा गया है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में कवर करेंगे। 100 वर्ड्स से ज़्यादा का ये आंसर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको संक्षिप्त करते हुए 100 वर्ड्स से अगर 120, 110, 130 हो जाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरएस मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां और तथ्य मैं यहाँ पर चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही सहायक साबित हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं? अभी सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, तो उसमें मृदा भी है, तो इसे मृदा अपर्दन में भी हम ले सकते हैं, और नदी भी है उसमें, तो नदी से संबंधित भी टॉपिक हो सकता है। तो मुख्य रूप से ये अपर्दन से संबंधित है, और अपर्दन जो है भूमि में या मृदा में होता है, तो ये हमारे सिलेबस में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपर्दन के कारक, तो इसका आंसर बनता है नदी, सागरीय तरंगे, पवने, हिमानी एवं भूमिगत जल को अपर्दन के कारक कहा जाता है। तो ये तो हो गया पहला, अपर्दन के कारक कौन कौन से हैं? नदी, सागरीय तरंगे, पवने, हिमानी एवं भूमिगत जल। नदी जलीय स्थलाकृतियां। अब बात आती है नदी अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियां। तो बहता हुआ जल घाटी के पार्श्व भाग व तली को खरोंचता व कुरेदता हुआ शेल सामग्री को अलग कर अपने साथ परिवहित कर अन्य जगह निक्षेपित करता है। इससे निम्नलिखित अपर्दनात्मक व निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, इरोजनल टोपोग्राफिक्स। तो पहला है गॉर्ज। यह खड़े पार्श्व वाली संकरी व गहरी घाटी होती है। कैनियन, दूसरी स्थलाकृति। कैनियन गार्ज की अपेक्षा अधिक तंग व गहरी घाटी है। तीसरी आकृति है जलप्रपात, वाटरफॉल। अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल के तीव्र गति से गिरने पर जलप्रपात निर्मित होता है। तीसरी आकृति है शिप्रिकाएं या रैपिड्स। नदी मार्ग के वे भाग जहां ऊपर उठी कठोर शेलों के कारण नदी उछलती हुई बहती है। नदी मार्ग के वे भाग जहां ऊपर उठी हुई कठोर शेलों के कारण नदी उछलती हुई बहती है। जल गर्तिका, यह नदी की तली में जल के वेग के छेदन क्रिया से निर्मित गर्त होते हैं। तो ये नदी के तली में होते हैं, जल गर्तिका। संरचनात्मक पीठिकाएं, यह कठोर व कोल शेलों की क्रमशः क्षैतिज परतों से घाटी के पार्श्व में बनी सोपान जैसी आकृतियां हैं, सीढ़ी नुमा। नदी विसर्प, यह नदी की अत्यधिक घुमावदार मोड़ होते हैं नदी के, जहां नदी सांप की भांति बहती हुई लगती है। संप्राय मैदान, यह नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन कम ढाल वाला मैदान होता है। डिपोजिशनल टोपोग्राफिक, तो जलोढ़ शंकु, यह नदी के पर्वतों से मैदान में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकु के आकार में मलबे का जमाव होता है। दूसरी आकृति है, तो देखिए ये अपर्दनात्मक नहीं है, ये अवक्षेपात्मक है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, अवक्षेपात्मक, जो जमाव से बनती है, जो आसपास मिट्टी वगैरह होती है उनके जमाव से जगह जगह आकृतियां बनती है, उनको बोला गया है। हमेशा ये कहा भी जाता है कि अंग्रेजी जो वर्जन है उसको आप देखा करें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो देखिए यहाँ पर भी अपर्दनात्मक लिखा हुआ था, यहाँ पर भी अपर्दनात्मक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इंग्लिश में देखें तो डिपोजिशनल।
अवक्षेपात्मक मतलब जमने से जो आकृतियां बनती हैं। तो जलोढ़ शंकु हो गई, यह नदी के पर्वतों से मैदान में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकु के आकार में मलबे का जमाव होता है। दूसरा है जलोढ़ पंख एलुवियल फेन्स, यह नदी के पर्वत से मैदान में प्रवेश करते समय मलबे का पंखे नुमा आकार में जमाव होते हैं। अगला है डेल्टा, नदी के मुहाने पर जलोढ़ के निक्षेपण से। तो देखिए हर जगह निक्षेपण या जमाव है तो वो ऊपर, इसका नाम भी वैसा ही है, डिपोजिशनल टोपोग्राफिक्स। तो डेल्टा ये नदी के मुहाने पर जलोढ़क के या जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति वाला क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। प्राकृतिक तटबंध नेचुरल लेव्स, ये पानी के उतर जाने के पश्चात नदी के दोनों ओर निर्मित रेतीली मिट्टी की दीवारें होती है। बाढ़ के मैदान फ्लड प्लेन्स, नदी का वह भाग जहां नदी बाढ़ के समय जलोढ़क का निक्षेपण करती है, बाढ़ का मैदान कहलाता है। गोखुर झील, जब नदी विसर्पित मार्ग छोड़कर सीधी बहती है एवं उसके वक्राकार भाग जलपूर्ण होकर गोखुरनुमा छाड़न झील निर्माण करते हैं। मतलब जब नदी पहले टेढ़ी मेढ़ी बह रही होती है, जब टेढ़ी मेढ़ी नदी बह रही होती है तो बहने के बाद जब वो सीधी होती है तो वो जो साइडों में किनारों में उसके जल चला जाता है, वो वहीं रह जाता है बीच में मिट्टी के जमाव के कारण, तो वो एक झील का आकार ले लेता है। तो इसको कहते हैं गोखुर झील। तो इस तरह से ये हमारा हो जाता है। और अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन 50 वर्ड्स में आता है तो हम इसमें इसको 50 वर्ड्स में इसको समेटेंगे। ये चीज़ तो कोई छेड़ना ही नहीं है, ये वाला तो ऐसे लिख देना है। इसके बाद लिख देना है नदी, देखिए नदी जलीय स्थलाकृतियाँ। अब 50 वर्ड्स में आ गया अपरदनात्मक कारक तथा नदी जल अपर्दन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, नदी सागरी तरंगे पवने हिमानी एवं भूमिगत जल को अपर्दन के कारक कहा जाता है, ये अपर्दन के कारक हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक। तो वो निक्षेपात्मक था या अवक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण तो निम्न है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ। गोर्ज, केनियन, जलप्रपात, ये तीनों लिख देंगे। यह खड़े पार्श्व वाली संक्रिय गहरी घाटी होती है। केनियन गार्ज की अपेक्षा अधिक तंग व गहरी घाटी है। अकस्मात ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल के तीव्र गति से गिरने के कारण जलप्रपात का निर्माण होता है। ये तीनों लिख देंगे। उसके बाद अन्य आकृतियां या स्थलाकृतियां, शिप्रिकाएं, जलगर्तिका, संरचनात्मक पीठिकाएं, नदी विसर्प, इनको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। जब 50 वर्ड्स में फिर अपन उसको समेटेंगे तब। और संप्राय मैदान इसी तरह इसमें करेंगे। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां तो जलोढ़ शंकु और डेल्टा की परिभाषा लिख देंगे, डेल्टा महत्वपूर्ण है। जलोढ़ शंकु, डेल्टा और गोखुर झील, इनकी परिभाषा लिख करके और उसके बाद बाढ़ के मैदान, जलोढ़ पंख और प्राकृतिक तटबंध अन्य निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां है। इस प्रकार इसको 50 में समेटेंगे। और जब ये 15 वर्ड्स में आएगा तो केवल ये हम नाम मेंशन करेंगे केवल, कि जैसे ये नदी सागरी तरंगे पवने हिमानी व भूमिगत जल, ये अपर्दन कारक है। और प्रमुख स्थलाकृतियां अपर्दनात्मक गार्ज, केनियन, जलप्रपात। और उसके बाद दूसरे में हम डाल देंगे निक्षेपात्मक में जलोढ़ शंकु, डेल्टा, गोखुर झील, प्राकृतिक तटबंध। इस तरह से ये 15 वर्ड्स में हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब अगला क्वेश्चन लेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।